Recording in progress. चलिए बेटा हेडिंग डालिए आप, बोरॉन। बोरॉन फैमिली। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, ये जो बोरॉन का नाम है, कोई बताएगा रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट का नाम क्या है? NH, निहोनियम। ओके, सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। अब बेटा ये जो बोरॉन का नाम है, इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल से डिराइव्ड है एंड कार्बन से डिराइव्ड है। अब वो मिनरल कौन सा है? बोरैक्स। एंड कार्बन, तो यहां तक है, that's how the name is derived. So borax is a mineral of boron. क्या फॉर्मूला होता है भाई? बोरैक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.8H2O। दिस इज हाउ इट इज रिटन। इसका स्ट्रक्चरल फीचर भी देखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कितने इसमें बोरॉन टेट्राहेड्रली अटैच्ड हैं, कितने ट्राइगोनल अटैच्ड हैं ना, कितने BOB लिंकेज हैं, कितने BB लिंकेज है, ऐसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो राइट डाउन द एलिमेंट एंड द नेम ऑफ इट, हाउ इट इज डिराइव्ड। लिख लो आप, द नेम बोरॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ बोरॉन, and the name of the mineral is borax. So borax and carbon, borax का इनिशियल एंड कार्बन का एंडिंग लेकर के उसको बोरॉन बनाया गया। तो कार्बन का क्या जरूरत पड़ा था भाई? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है काफी हद तक सिमिलर होती है कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों से ही। आप लिख लो, बोरॉन shows similarity in property with कार्बन। जैसे कार्बन अल्केन बनाता है, ऐसे ही बोरॉन बोरेन बनाता है। कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, बोरॉन का ऑक्साइड भी एसिडिक होता है, राइट? तो इस तरीके से कार्बन नॉन मेटल है, बोरॉन भी नॉन मेटल है, तो बोरॉन इज द नॉन मेटल और बाकी सब क्या है बेटा? मेटल। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इसको मेटलॉइडिक वाले जोन में भी रखा जाता है बोरॉन को। तो ठीक है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, बट हम उसको रखेंगे ऐसे ही, नॉन मेटल। गॉट इट? हाँ, अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सभी का, सारे मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन। मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जल्दी लिख करके बताओ। चलिए लिखो, सामने सामने लिखो।
डन बेटा। नोटेड गाइस। चलिए आइए देखते हैं। सो बोरॉन का क्या लिखा आप लोगों ने? सिंपली हीलियम 2s2 2p, एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2 3p 1, गैलियम, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर बताओ, बोलो। आर्गन का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा। 18 होता है। उसके बाद अगर आप 4s2 4p1 करोगे तो ये कितना हो गया? जोड़ो 21 होता है एटॉमिक नंबर इसका। कुछ मिस हुआ? अब देखो थोड़ा, आप देखो थोड़ा स्मार्ट तरीके से किया करो। देखो आपको मालूम है कि गैलियम के इधर डी के एलिमेंट्स होते हैं, तो 3d पूरा भरने के बाद यहां पहुंचेंगे। तो आर्गन के बाद 3d10 4s2 4p1। कितने लोगों ने गलती करी थी हाथ उठाओ तो? सब किए होगे रे नालायकों, सुधर जाओ तुम लोग, है ना। यहां बताओ, इंडियम, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, देन 4d10 4 सॉरी 5s2 एंड 5p1। हाँ जी, थैलियम का जेनॉन, हाँ जी बिल्कुल सही, 4f14 5d10 6s2 6p1। इसलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला ताकि आपको ये बात कभी भूले ना। 6d10 7s2 एंड 7p1। गॉट इट बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, आइए चलिए अब बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ओके, ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज, रेंज की बात करोगे तो यार बोलो, बोरॉन के जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो -3 स्टेट में भी मिलते हैं, बट वेरी रेयर। इवन फॉर बोरॉन आई एम टेलिंग यू। और बाकी किसी का तो नेगेटिव स्टेट मिलता भी नहीं। तो इसलिए जो कॉमन स्टेट है रेंज के हिसाब से करोगे तो यहां पे +3 तक आएगा, -3 to +3। बट अगर आप ऐसे बात करोगे तो इसका कॉमन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कौन कौन से बेटा? +1 एंड +3। +1 कहां से आएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब अगर आउटर मोस्ट की मैं बात करूं तो NH2 NP1 ही है ना। देखो सब आउटर मोस्ट, जस्ट चेक द आउटर मोस्ट,
NH2NP1। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो +1 आएगा, ये दोनों और निकाल दिए तो कितना आएगा? +3। सो 1 and 3 देखो ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 1 and 3 है। अब आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ, +1 के लिए अगर मैं बात करूं, +1 तो बोरॉन +1 से कहीं ज्यादा स्टेबल, एल्यूमिनियम +1, इससे ज्यादा गैलियम, इससे ज्यादा इंडियम, और सबसे ज्यादा थैलियम +1। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली चलो ये तो रिलेटिव में बात कर रहा हूं, डज नॉट एग्जिस्ट इन +1, मिलता ही नहीं है, तो रिलेटिव बात करने के लिए बोल दिया बस। मेनली एग्जिस्ट इन +1 फॉर्म। चलो भाई मुझे जपनीत बताओ इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप किसी भी पी ब्लॉक के ग्रुप में नीचे आते जाओगे बेटा, लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। वो कौन सा लोअर स्टेट? ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें एस को ना निकालो। आदित्य ध्यान दो इधर, जिनमें भी जब भी कुछ बात करो ना एकदम ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे। जब भी आप इलेक्ट्रॉन सिर्फ पी का निकालते हो, एस नहीं निकाल पाए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? तो नीचे आने के साथ खास करके 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड में एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना, पार्टिसिपेट कराना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इनके इलेक्ट्रॉन इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज इनर्ट, इसलिए नाम क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहां लगाएंगे? 6th पीरियड। अच्छा मुझे समझाओ कि भाई 6th पीरियड में ही क्यों क्यों नहीं मैंने 4th पीरियड 3rd पीरियड में बात किया? 6th पीरियड में ही क्यों जी? बताइए तन्वी। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या हो जाएगा? बोलो सिया। जिया। हाँ। कुछ हद तक तो है, पूरा बोलो। किरत। बिल्कुल सही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। याद है आपको? इस थैलियम के पीछे आओगे तो पूरा लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड के वजह से एकदम से जेड स्टार बढ़ जाता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस है ये, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। गॉट इट? लिखो ये बात रिलेटिव स्टेबिलिटी में। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्टेट +1 स्टेट increases down the group, and thallium and most of the compound of thallium exist in +1 state, and most of the compound of thallium exist in +1 state due to inert pair effect. What is inert pair effect? Saksham, what is inert pair effect? उसको इनर्ट पेयर लिखो, ये बात लिखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में लिखो। द हैवियर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट do not allow their s electron to participate in bonding. The heavier member of p block element, कौन से heavier member भाई? Precisely लिख लो, 6th and 7th period. The heavier member of p block element, 6th and 7th period element, do not allow their s electron to participate in bond formation. This inertness of pair of electron is termed as inert pair effect. Inert pair effect. Okay जी, this inertness of pair of electron is termed as 1. अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ बेटा बोरॉन का +3 कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का +3 कर लेते हैं, गैलियम का +3 कर लेते हैं, इंडियम का +3 कर लेते हैं, थैलियम का +3 कर लेते हैं। तो ये इनका ऑर्डर है, लिखो +3 स्टेबिलिटी ऑर्डर।
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। +3 स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ बाबा, +3 इन सभी के मिलते हैं। +3 डोमिनेटिंग स्टेट होता है इनका, यही है जो +1 में डोमिनेटिंग है। ओके, एंड ऑफ कोर्स निहोनियम भी। तो निहोनियम अब इतना डिस्कशन में नहीं है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं बताया। निहोनियम का भी +1 ही स्टेट स्टेबल होगा। यहाँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का मिला देगा। गॉट इट बेटा? हाँ चलो, अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, Tl+1 मोर स्टेबल देन Tl+3, बहुत ज्यादा डिफरेंस, which means you can say that अगर Thallium+3 का कंपाउंड है, it will be a good oxidizing agent, क्योंकि खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। गॉट इट? अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि बताओ TlCl एग्जिस्ट, मैं इसके बता रहा हूं कैसे आते हैं, बट TlCl3 डज नॉट। क्या रीजन? ड्यू टू IP इफेक्ट। लिखोगे? अच्छा जी, मैं चलो अगला स्टेटमेंट देता हूं, बहुत ही मजेदार है ये पहला, सब लिखते चलना भाई। TlI3 exists in nature। ये तो गेम हो गया। TlI3 कैसे एग्जिस्ट कर गया बताओ? बिल्कुल सही, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पॉलीहेलाइड आयन I3 माइनस एग्जिस्टेंस, थैलियम इज स्टिल इन +1 स्टेट। समझ गया ना? चलो लिखो, सब लिखते चलो। Cl3 माइनस, Br3 माइनस, ये सब बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, बट I3 माइनस इज क्वाइट स्टेबल, इसलिए TlI3 पॉलीहेलाइड है। कर लिया बच्चों? बोलिए। अब आइए इनके बारे में थोड़ा लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया से ध्यान देना ना, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इरेगुलर ग्रुप है। आप साइज ले लो, आप आयनाइजेशन एनर्जी ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे ज्यादा इरेगुलर ग्रुप है। मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी वो चीजें बताई थी, देखते हैं कितने लोगों को याद है। हाँ जी, सिया खड़े हो जाओ, बताओ बेटा एटॉमिक साइज में सबसे ज्यादा मतलब डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? साइजेस बढ़ने चाहिए, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा, ऐसे होना चाहिए। क्या कोई रेगुलरिटी है? बस ठीक है। हाँ जी, एटॉमिक साइज इंक्रीज करना चाहिए रेगुलरली, बट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से थोड़ा सा छोटा, कुछ किताबों में तो इनको सिमिलर भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं वैल्यू भी आपको लिखवा दूंगा, बट ऐसा क्यों होता है? बोले, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। सो गैलियम के जो पीछे अगर आप देखोगे तो पूरे डी के 1 से लेकर के डी के 10 इलेक्ट्रॉन तक फिलिंग की गई है, जिसके वजह से सडन इंक्रीज इन जेड स्टार वैल्यू यहां पे भी ऑपरेटिव है। तो बिल्कुल जंक्शन पे फर्क ज्यादा दिखता है। अब क्या ये यहाँ थैलियम पे भी दिखेगा? तो थैलियम पे ऐसे असर होता है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, यहाँ पे देखो कोई नहीं है, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम के पीछे कोई नहीं, बस 2 एस ब्लॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे साइजेस 1.6 टाइम्स बढ़ते हैं, उतना साइज आपको यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा। तो शेल चेंज होने के बाद भी अगर साइजेस इस तरीके से ना वैरी करे,
तो इसका मतलब उसका असर तो पड़ रहा है, बट वो किसी किसी चीज में डोमिनेटिंग हो जाता है और वो हमें दिख जाता है। दैट इज वन ऑफ देम। बैठ जाओ, लिखो। when we move from boron to aluminum when we move from boron to aluminum, the size increases by 1.6 times. Size increases by 1.6 times, but the size of aluminum but the size from aluminum to gallium decreases। वैल्यूज में लिखवा दे रहा हूं, इसका बेटा पिकोमीटर में लिखवा रहा हूं, पिकोमीटर पीएम में, ठीक है। 88 पिकोमीटर इसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है 143 पिकोमीटर। ये सिर्फ मतलब डेटा ध्यान मतलब रटना नहीं है, बट एक दिमाग में लेके चलना है, क्या है 135 पिकोमीटर। एंड इसके बाद देखो इसके आसपास ही हैं सारे 67 एंड 70, देख लो, देखो कितना कम डिफरेंस है यहां से यहां जाने में। तो असर तो यहां पे भी दिख रहा है, बट वो डोमिनेट नहीं कर पाया, यहां पे दिख जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात लिख लेना कि गैलियम इधर होगा। चलो, एटॉमिक साइज हो गया, लिखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ IE1, द ऑर्डर ऑफ IE1। चलिए जी बताइए। चलो सक्षम बताओ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, IE1 का ऑर्डर बताओ। देखो आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बेटा, साइज पे, और किस पे, जेड स्टार पे, और किस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, ये है ना। तो साइज बताओ, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, तो जनरली यही ऑर्डर होता है। लेकिन यहां बड़ा खतरनाक सा है, बताओ जरा क्या क्या इरेगुलरिटीज आती। सक्षम, पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है बिल्कुल भी पढ़ाई, बोलो क्यों, क्यों नहीं है ये याद। इतने टाइम से बोल रहा हूं कि बेटा ये रिवाइज करो, फिर एग्जाम आएगा लास्ट डे रिवाइज करोगे। डेली पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, डेली डेली पढ़ रहे होते तो कैसे नहीं याद होता, तो करो ना उसको। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग कम से कम 50 बार रिवाइज हो जाए फाइनल एग्जाम देने से पहले, जब तक कि आपको एक एक चीज उसकी छोटी छोटी डिटेल आपके दिमाग में छप नहीं जाती है, बिल्कुल उतना पढ़ना है। हाँ भाई ध्रुव बताइए। नहीं, बोलो भाई जशन, बता यार ऑर्डर बता। इसमें स्टोरीज, इसमें क्लास में कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम है, मुझे ऑर्डर चाहिए। बोलो भाई, बिल्कुल सही, ऐसे याद रखना है बिल्कुल। और गैलियम, तो ऑर्डर क्या होगा, बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर बोलो, एंड लास्ट में दिस इज द ऑर्डर ऑफ आई। ये मुझे चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए दिमाग में, एकदम स्टेबल रहना चाहिए सब। ठीक है, अगला लिखो, नोट करते चलो। अब रीजन लिख लोगे ना ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इतना ज्यादा इरेगुलर और कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा देखने को। इतना ही नहीं, इसका IE1 IE2 में ही डिफरेंस हो जाएगा, IE3 में भी डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि वो टेबल से ऐसे बनाए, बट आपको फिर भी एनसीईआरटी में टेबल दे दिया, और ऊपर एनटीए में एक से एक बढ़ के एक लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए भाई मैं तो कभी ये स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा कि डेटा मत देखो, डेटा जरूर देखो। ठीक है, हाँ, लेकिन पहले कंसेप्ट
लास्ट में डेटा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ज्यादा होंगे कंसेप्ट के, डेटा वाले कम रहेंगे, बट देखना है। हो गया, अनेक्स एनर्जी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अनेक्स एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में तो यहां पे मैंने बोला कि नेगेटिव जल्दी बनाते ही नहीं है, तो उनका बात ही खत्म करते हैं। अब इसके बाद आते हैं एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे कौन बताएगा? चलो श्रेया बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑन पॉलिंग स्केल। 1 बिल्कुल सही, बड़ा सिंपल सा है, इधर से इधर डिक्रीज एंड उसके बाद, इसलिए एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लिखो एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ऑफ बोरॉन फैमिली। है ना? लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताओ, बोरॉन नॉन मेटल है, तो यानी यार पानी में वो B+3 फ्री फॉर्म में तो नहीं मिलने वाला है। यू वोंट गेट B+3 इन फ्री फॉर्म इन वाटर, जैसे सोडियम मिलता है Na+ हाइड्रेटेड, वैसा बोरॉन +3 में। तो जब मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो नेचुरली मैं मोस्ट कॉमन स्टेट पे बात करूंगा, 3 से 0 पे, +3 के बाद सीधा 0, +1 पे मत आओ, क्योंकि +1 सभी के रेयर हैं सिर्फ थैलियम को छोड़ के। तो आप देखोगे तो एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम, जो E0 है, बताओ पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव? E0 एल्यूमिनियम के बाद बताओ, गैलियम +3 टू E0 इंडियम +3 टू इंडियम, बोलो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? थैलियम +3 टू Tl, बताते जाओ वैल्यू। इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। समझ रहे हो ना बात? इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, रिडक्शन नेगेटिव होना चाहिए। कितनी वैल्यू है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लिख लो। इसकी वैल्यू है -1.66, बिल्कुल सही, -0.56, -1.66, और ये एकदम से कम हो जाता है, -0.5, -0.56 एंड 0.34। और ये बताओ, ये थैलियम +3 तो स्टेबल नहीं होता है ना, बोलो बेटा, तो ये जल्दी जाना चाहेगा, तो थैलियम +3 से थैलियम का लिखा हुआ है 1.26, 1.26 पॉजिटिव वैल्यू। +3 से 0, जबकि +1 से 0 करोगे तो वो आपको मैं वैल्यू बता दे रहा हूं, +1 से 0 के लिए 0.34 है। ये नेगेटिव में 0.34, indicating that how powerful oxidizing agent Tl+3 is. Okay? जो हाईली अनस्टेबल स्टेट्स हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव में रहेंगी। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नेगेटिव, मतलब थैलियम से थैलियम +3 जाने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम है, उल्टा 3 से इधर आने की टेंडेंसी ज्यादा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कौन सा पोटेंशियल के बारे में मैंने बात कर लिया आपसे? रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद डेंसिटी लिखो,
among all the irregularities, density is the only thing which is regular. Okay, down the group it increases. लिखो सबसे हल्का कौन होगा? बोरॉन। कितना पता डेंसिटी? तो भी पानी से दुगना से भी ज्यादा भारी है वो, यानी 2.35 ग्राम पर सीसी। और जो सबसे भारी है थैलियम, गेस करो कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स से भी ज्यादा। हाँ, 11.85, रफली 12। 11.85 is for thallium. The density of thallium is 11.85. चलिए जी, ये रेगुलर था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। गेस द मेल्टिंग पॉइंट। सबसे लोवेस्ट किसका होगा एंड हाईएस्ट किसका होगा? बोलो, सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट गेस करो। सबसे ज्यादा बोरॉन का होता है, कितना होता है मालूम है? 2453 केल्विन। एवरीबॉडी, इस वैल्यू से आपको मैं ये पिक्चर दिमाग में डालना चाहता हूं कि हाउ डिफिकल्ट टू मेक बोरॉन रिएक्टिव विद द अदर एलिमेंट्स। ओके, सो ये एकदम अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। कितना बताया मैंने? 2000, हाँ, लगभग 2500 केल्विन के आसपास। मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, बोरॉन का मैं बता रहा हूं। 2453 Kelvin is the melting point of boron. Anyone who can say the lowest melting point in this group will be of gallium. अरे यार, गैलियम, मर्क्यूरी एंड सीजियम, ये सब ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग कितना होता है गैलियम का? 303 केल्विन। 303 को जरा डिग्री सेल्सियस में बदलो, बदलो भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। इसलिए बोलते हैं गैलियम को अपने हथेली में रखोगे ना, अपने पाम पे, पिघल जाएगा बिल्कुल, है ना? तो ये बात, ऐसा गलती हम सीजियम के साथ नहीं करेंगे क्योंकि सीजियम इज हाईली रिएक्टिव। पता चला यहां रखे और आग पकड़ लिया ना, तो डेंजरस है। और एक्सोथर्मिक होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन। गैलियम के साथ वो पंगा आपको देखने को थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, सो द लोवेस्ट वैल्यू इज ऑफ गैलियम। तो लोवेस्ट वैल्यू से ध्यान रखना कि ये वी शेप कर्व होता है। बोरॉन एट द टॉप, एल्यूमिनियम, गैलियम एट द बॉटम, देन इंडियम एंड थैलियम। फिर से वैल्यूज में बता दे रहा हूं भाई, 933 होता है और इसका मैंने बताया था 2453 केल्विन, और गैलियम का मैंने बता दिया 303 केल्विन। इंडियम एंड थैलियम का बेटा लिख लेना आप 430 एंड 576, 430 एंड 576। गॉट इट? ये रहा इसका मेल्टिंग पॉइंट। So gallium can be used an alternative of mercury for thermometers. टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है ना, बॉइलिंग पॉइंट लिखो तो। बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट 3923 होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रेगुलर बेटा। थैलियम का सबसे लोवेस्ट 1730, आप लिख लो रेगुलरली डिक्रीजेस। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो गॉट इट ना? इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है बोरॉन का कि बोरॉन नॉन मेटल के फॉर्म भी, उसके फॉर्म में भी बहुत कम रिएक्टिव है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो वो देखेंगे किस किस तरीके से करता है।
आ जाओ, अब लिखते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ बोरॉन। देखो अब से बेटा एनसीईआरटी लानी है, कोई लाया है? दिखाओ एक बारी, बोरॉन के मिनरल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें एक्स्ट्रा? बड़े कम पेजेस में खत्म हो जाता है यार ये। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो इतने में ही खत्म हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो आप, बोरैक्स। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, बोरैक्स में वाटर कितना लिखवाया था मैंने? 8 नहीं 10H2 लिख लो उसको, हाँ सॉरी माय बैड। Na2B4O7 डॉट 10H2। 8H2 आता है बट उसका स्ट्रक्चरल जो बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि आपको Na2B4O7.10H2O को दिखाना कैसे है स्ट्रक्चरली। तो आप 4 बोरॉन लो, किनारे 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 किनारे, बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज दे दो बेटा। इसके बाद देखो, अब 2 की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और 2 अभी भी, सबको OH देना है, इनको भी OH, इनको भी OH। अब बताओ, इनको OH तो दे ही नहीं सकते नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन अभी भी इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना। ये तो बोरॉन का भाई वैलेंसी 3 होता है नॉर्मल, बट है तो 6 इलेक्ट्रॉन। चाहिए तो इसे भी, क्या चीज चाहिए? हाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, OH माइनस से डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में इसे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो इसका स्ट्रक्चर, अच्छा OH माइनस है तो ऑफ कोर्स Na प्लस भी रहता है, इसीलिए देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, Na2। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बाहर इस क्रिस्टल के बाहर, इस क्रिस्टल के बाहर आपको क्या दिखाई देगा? 8H2। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखूंगा मैं? Na2B4, कितने ऑक्सीजन है बीच बीच में? 1 2 3 4 एंड एक बीच में 5, O5। कितने OH है बेटा? चारों कोने में, इधर इधर इधर, 2 नेगेटिव के साथ आ गए, है ना, डॉट एच। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हें वही दिखेगा 10। इंपेरिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो 10 आ जाएगा। गॉट इट? ये अब इसमें क्या आपको समझ में आता है कि इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2, इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2, ये बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp3। तो 2 ट्राइगोनल 2 टेट्रागोनल सेंटर्स आर देयर इन बोरैक्स। राइट इट डाउन, ये है बोरैक्स।
कर लिया बेटा? बोलो, बोरैक्स लिख लिया सबने? अच्छे से लिख लेना और उसके बारे में की पॉइंट लिख लो। बोरैक्स हैव 2 ट्राइगोनल एंड 2 टेट्रागोनल यूनिट्स ऑफ बोरॉन। बोरैक्स हैव 2 ट्राइगोनल, ये वाले ट्राइगोनल है, ये टेट्रागोनल है, जिसको टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं ना। 2 ट्राइगोनल एंड 2 टेट्रागोनल और टेट्राहेड्रल सेंटर पर यूनिट। ठीक है बेटा? इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मिनरल लिखो, कोलेमेनाइट। COLEMANITE, कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट, COLEMANITE, कोलेमेनाइट। What is the formula of that? Ca2B6O11। कोलेमेनाइट का फॉर्मूला ये होता है। ये भी बोरॉन का एक मिनरल है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसे बनता है। देखो अभी आपने क्या किया था, बोरॉन के आपने 4 यूनिट्स लगाए थे, बीच में क्रॉस लिंक डाला था एक, और BOB सारे लिंकेजेस ऐसे आपने जोड़ रखे थे। इस बार ही आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ऑक्सीजन, बोरॉन, बोरॉन, अगेन ऑक्सीजन एंड बोरॉन। दिस इज वन ऑफ द यूनिट। आप बताओ हर बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? सारी इलेक्ट्रॉन है। इसकी नॉर्मल वैलेंसी भी सेटिस्फाइड, सभी जगह एक एक OH पकड़ा दो। और इस जगह पे OH माइनस जैसे वहां पे था वैसे यहां पे कर दो। डेटिव बॉन्ड बनने के बाद माइनस आ जाएगा ना बेटा, मैं डेटिव बॉन्ड दिखाई नहीं रहा हूं। और ये जो यूनिट मैंने एक्सटेंड किया है, इससे वो दूसरे यूनिट में ऐसे जुड़े रहते हैं। आई मीन ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, सिंगल यूनिट में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा अगर मैं बनाऊं तो कैसे आएगा? फिर से यही सेम चीज रिपीट कर दो। ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, एज इट इज यहां से बना दो। BOB, तो आप देखो इसका अगर ये यूनिट पकड़ो, दो इनको इकट्ठे करके और इसी का पॉलीमर बनाते चले जाओ, या यूं समझ लो सिंगल फॉर्म पकड़ना है तो ये पकड़ो एंड इसी को रिपीट करते हुए चले जाओ। अब जरा इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करो तो क्या आना है, क्या आना चाहिए? लिखो कितने कैल्शियम, जितना डबल नेगेटिव मतलब सिंगल कैल्शियम, एक ग्रुप पे कितना नेगेटिव है? 1 यूनिट पे 2 नेगेटिव है, तो कैल्शियम। फिर बोरॉन कितना है? 3, B3। O कितना? 4 आ रहा है ना सिंगल यूनिट में। अरे एक सिंगल यूनिट में कैल्शियम 1, क्योंकि एक नेगेटिव 2 मिल गया, तो यहां पे एक कैल्शियम डाल दो। दूसरी चीज, इसके बाद बोरॉन कितने हैं जी? 1 2 3, B3। ऑक्सीजन 1 2 3 और एक ये 4। OH कितने? 1 2 3। इसका सिंगल यूनिट है एंड डॉट H2O डाल दो। स्ट्रक्चरल सिर्फ एक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दोनों यूनिट ले लो तो दोनों यूनिट ले लो तो Ca2B6O8 OH whole 6 एंड लाइक दैट इट विल गो। गॉट इट? ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? कोलेमेनाइट।
कोलेमेनाइट कम पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं किस पे बनते हैं? बोरैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो स्ट्रक्चर आपको कैसे भी करके याद रखना ही पड़ेगा। ओके, गॉट इट। चलिए, तो अब हो गया ये जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट देम। अब आते हैं इनके एक एक करके, ऑक्साइड, हैलाइड एंड हाइड्राइड। ये तीन चीजें पढ़ते हैं हम लोग हर जगह पे, ऑक्साइड, हैलाइड एंड हाइड्राइड। तो हेडिंग डालो पहले, ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली लिख लिया। कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे भाई? देखो, अब यहां से आपके सिंगल नहीं डबल स्टेट्स हैं, इजंट इट? भाई अब तक क्या था, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक ही नॉन जीरो स्टेट सिर्फ एक ही था, या तो +1 या तो वहां पे एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाते थे, यहां डबल टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। बोरॉन फैमिली, इसमें दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, एक होगा M2O3 और एक होगा M2O, यानी +1 एंड +3। अब एग्जिस्टेंस पे बात करना अलग चीज है। जैसे बोरॉन के बारे में बात करो, बोरॉन फॉर्म B2O3, एल्यूमिनियम फॉर्म Al2O3, गैलियम फॉर्म Ga2 एंड Tl2O3। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, Ga2O एंड थैलियम Tl2O, ये दोनों अनस्टेबल। एंड सॉरी, थैलियम लिख रहा हूं, यहां इंडियम था, ये भी इंडियम। फिर Tl2O3 एंड ये Tl2O, ये स्टेबल होता है। समझ रहे हो क्यों? +1 स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये स्टेबल है। एंड Tl, इंडियम, इंडियम का जो ऑक्साइड है, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। दो तरह के ऑक्साइड मिल गए आपको, +1 एंड +3। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक कैरेक्टर। द फर्स्ट वन इज एसिडिक। These two are एम्फो, एंड ये तो बात ही खत्म कर दो, ये तो हाईली अनस्टेबल होता है। इसको बोलते हैं कि आई मीन हैविंग बेसिक बट वीकली एम्फोट्रिक, ये वर्ड लिखा हुआ है किताबों। किसका मेन कैरेक्टर क्या है? बेसिक, लेकिन बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर पे किसी के साथ, बेस के साथ गर्म करोगे तो शायद रिएक्ट भी कर जाए, इसलिए लिखा है वीकली एम्फोट्रिक भी। तो खैर, एम्फोट्रिक के इसके कोई कॉमन एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए जब भी एग्जामिनेशन में पूछना होता है तो इंडियम का ऑक्साइड देगा ही नहीं आपको। मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे एल्यूमिनियम, ये भी नहीं आता है, गैलियम भी नहीं आता है, बट मैं लिखवा दे रहा हूं, ये तो कॉमनली नोन है ना। इट इज मेनली बेसिक बट वीकली एम्फोट्रिक, यही वर्ड आप भी चिपका दो जो मैंने बोला, मेनली बेसिक बट वीकली एम्फोट्रिक। और ये अनस्टेबल भी है तो भी होगा तो ये बेसिक ही। तो डाउन द ग्रुप देखो ना, एसिडिक, एम्फोट्रिक एंड बेसिक, होना भी यही चाहिए, नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। यशस, कीर्ति एंड दिव्यज, आप लोग बेटा अपने वीडियोस ऑन रखोगे तो ज्यादा अच्छा है।
क्लास में बैठे तो अपने वीडियोस ऑन रख कर, और ये से आप फिर से ऑनलाइन लगाने लग गए बेटा क्लास। यस ऑनलाइन ये से क्यों पढ़े हो बेटा? आप ऑफलाइन आओ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलो चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो लिख लिया आपने ऑक्साइड्स के बारे में एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी लिख लिया है ना? लिख लो एसिडिक, एम्फोट्रिक एंड बेसिक। ठीक है बेटा। एंड +1 में अनडाउटेबली ये सब क्या है? बेसिक ही है मेनली। लोअर स्टेट क्या होता है? ज्यादा आयनिक होता है, एंड हायर स्टेट ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, आप जैसे चार्ज बढ़ाओगे पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड एसिडिक की तरफ मूव करते हैं, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो बेसिक की तरफ मूव करेंगे। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई किसकी बेटा? ऑक्साइड्स की, है ना? चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है एंड गैलियम का जो ऑक्साइड है, दोनों ही क्या है? हाँ। तो अब मान लो आपके सामने ऐसे रिएक्शन लिख के आ जाए, तो आप क्या इसका आंसर लिखोगे? फिल इन द ब्लैंक्स एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। एल्यूमिनियम व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, एंड हीट कर रहा हूं मैं, गैलियम प्लस NaOH गर्म कर रहा हूं, प्रोडक्ट बनाइए, इसके क्या बनेंगे? कर लिया? हाँ, एल्यूमिनियम NaOH के साथ क्या बनाएगा? NaAlO2, NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये NaGaO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान दो, यहां 0 से कहां गया है? +3 स्टेट में। यहां 0 से कहां गया है? +3 स्टेट में। और यहां पे रिड्यूस कौन हुआ है? हीटिंग करने पे मैंने बोला था ना, वो OH वाला फॉर्म को मत लिखा करो। NaAlOH OH OH जो 4 लिखते हो, उस फॉर्म को मत लिखो अगर हीटिंग लिखा हुआ है। इस फॉर्म को लिखना तब एडवाइस किया जाता है जब इनके हाइड्रोक्साइड से बनाओ। AlOH होल थ्राइस है, फिर OH माइनस दे दो, तो इस जगह चले जाओ। देन यू आर एडवाइज टू राइट लाइक दिस। सबसे इंपॉर्टेंट था, ये बनाया था या नहीं, हाइड्रोजन गैस लिखा था या नहीं। अगर आप मिस कर गए तो ये बड़ी गलती मैं मानूंगा। इसको लिखा था यहाँ, चलो थोड़े बहुत चेंजेस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने लोगों ने लिखा था? लिखा था, वेरी गुड। रेडॉक्स के हिसाब से रिएक्शन को देखना ही है। बोलो क्या बोल रहे? हाँ हाँ, वो एक ही बात है, .2H2O करके लिखा रहता है ना वो तो हमेशा। नहीं, मैंने बोला कि मैंने हीटिंग किया है बेटा।
हीटिंग करने पे वो जो हाइड्रोक्साइड है ना, ये डिकम्पोज करते हैं। आपको मालूम है, अगर आप सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ही गर्म कर दो, सिर्फ इसी को हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा पता है? ऑक्साइड बन जाएगा, Al2O3, एंड पानी सब निकल जाएगा। वोलेटाइल कंपोनेंट हमेशा हीट करने पे निकल जाते हैं H2O बना करके, तो क्या बन जाता है वो? Al2O3। यहां तक क्लियर है सबको भाई? हाँ, अब बताओ, बोरॉन को NaOH के साथ हीट करने पे कुछ होने वाला है? NaOH को एक्वस NaOH के साथ हीट करने पे कुछ नहीं होता है। क्यों? बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट देखा था कितना है? क्रिस्टलाइन बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ बेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसको फ्यूज करना पड़ेगा। फ्यूज करने का मतलब मोल्टन स्टेट तक लेके जाओ तो रिएक्शन हो जाएगा। समझ गए ना? अंडरस्टूड है? हाँ, तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिविटी में बड़ा पंगा क्रिएट करता है, बहुत हाई टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, जबकि एल्यूमिनियम वगैरह। अच्छा देखो, रिएक्शन में भी ना कभी कभी दो चीजें हैं। एक तो होता है कि चलो रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे है, बन रहा है, और एक होता है सब टेंडेंसी होते हुए भी पहले स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए बनेगा एंड फिर उसके बाद रेजिस्ट करने लगेगा। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है एल्यूमिनियम के कंपाउंड पे, एंड यही प्रॉब्लम बेरिलियम के साथ भी आती है। इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं कि बेरिलियम, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, ये दोनों लगभग लगभग काफी हद तक सिमिलैरिटी शो करते हैं। अगर इनको ऑक्सीडाइज करो एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनाएगा? Al2O3। एंड Al2O3 इतना अच्छा कंपाउंड होता है कि और अच्छे से बाकी बचे हुए, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम की पूरी पूरी एक थिक लेयर मैंने तुम्हें दिखा दी, Al2O3 बनता है ना, तो और बढ़िया से इस पे चिपक जाता है एडिशनल लेयर, और जब ऊपर चिपक जाएगा और सॉलिड फॉर्म में है तो अंदर वाले एटम्स को एक्सपोज नहीं होने देता है, और एक्सपोज नहीं होने देगा तो बाकी को बचाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, इसलिए पैसिव हो जाता है, पैसिव होना होता है। सो एल्यूमिनियम के जो स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं, आप देखो कहीं पे, है ना, वो टाइम बीतने के साथ और स्ट्रांग ही होता जाता है, जबकि आयरन के साथ उल्टा है, रस्टिंग होके जो उसका ऑक्साइड बनता है वो लेयर को ही छोड़ देता है। आयरन ऑक्साइड बन गया, उसने लेयर छोड़ दिया, नया लेयर फिर से एक्सपोज हो गया, फिर वो रिएक्ट किया, फिर उसने छोड़ दिया, तो आपको मालूम है चिप्स के फॉर्म में वो निकलता जाता है, एंड अगला अगला लेयर मिलता जाता है, एंड आयरन गेम ओवर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, है ना। इसलिए बिल्डिंग वगैरह कभी भी बनाते हैं तो बोलते हैं कंक्रीट के साथ जब मिक्स करके अच्छे से उसकी स्ट्रेंथनिंग कर दो, तो डू नॉट एक्सपोज, डू नॉट डेयर टू एक्सपोज विथ एटमॉस्फेयर ना। तो कभी भी जो पिलर्स बनते हैं बिल्डिंग के, उनको बोला जाता है कि अच्छे से कवर्ड होने चाहिए कंक्रीट से, ताकि ऑक्सीजन O2 यहां पहुंच ही ना पाए, वरना रस्टिंग होने लगेगा, वो पिलर कभी भी आपका खराब हो सकता है, एंड उसी पे पूरे घर का लोड होता है। समझ रहे हो ना? तो इतना डेंजरस है। तो मेटल मेटल में कितने फर्क पड़ जाते हैं देखो, तो ये बात लिख लो। एल्यूमिनियम व्हेन ऑक्सीडाइज्ड, it forms protective layer of Al2O3, which slows down the reaction of aluminum drastically. Aluminum when oxidized, it forms protective layer of, किसका protective layer बनाता है? Al2O3 का, which slows down the reaction drastically. And it becomes passive. कर लिया बेटा आप लोगों ने? हाँ बोलिए। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। हमने बेसिस के साथ रिएक्शन देख लिया, एसिड्स के साथ देख लेते हैं। अच्छा देखो, बोरॉन इतना हाई, आप इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है ये, बल्कि किताबों में आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ा करो ना,
देखो उसकी लाइन में आपको सुनाता हूं। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कली, ये बात बिल्कुल ऐसे ही लिख लो। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कलीज even at moderate temperature, but aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkalis. aluminium dissolve हो जाता है उसके अंदर, मतलब घुल जाता है। aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkali, thus shows amphoteric character of aluminium. Aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkalis. Aluminium dissolves in, बोलो हाँ कौन सी वाली? बोरॉन does not react with acid and alkalis even at moderate temperature. Got it बेटा? दूसरी वाली, but aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkalis and thus shows amphoteric character. मिनरल एसिड्स का मतलब क्या? वही जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, HCl हो गया, हाँ सब उसके पार्ट हैं, HCl, HBr, HI और ये सब। ओके, यहां तक क्लियर है? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, इनके नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखो। नाइट्राइड का फॉर्मूला, हाँ जी बिल्कुल, बोरॉन +3 स्टेट, नाइट्रोजन -3, तो क्या बन जाएगा? Bn। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? Aln। बड़ा अजीब सा लगता है ना, Aln ट्वाइस कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा एक और चीज बताता हूं, M2O3 को सेस्फी ऑक्साइड बोलते हैं। ये वर्ड यूज किया जाता है जब मेटल के रिस्पेक्ट में जो दूसरा काउंटर आयन हो वो अगर 1.5 टाइम्स हो। तो देखो इसको आप M2O3 को अगर सिंपल लिखो तो MO3/2 लिख सकते हैं, which is 1.5. So such combination, chemical combination is termed as sesqui, 1.5. Okay, sesqui. Okay, so it M2O3 type of oxide is termed as sesqui oxide. चलो बेटा अगला हेडिंग डालो, हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हमने ऑक्साइड पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हैलाइड्स। इसके बाद क्या होगा? हाइड्राइड। एंड उसके बाद फिर 2 या 3 कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, एंड देन बोरॉन फैमिली विल बी ओवर। हाँ कितने? बोरॉन एंड कार्बन 2 ईच। वैसे अभी इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो पोर्शन अगर मैं इन्फ्यूज कर दूं तो ये पहुंच जाएगा, अगले 2 से 3 लेक्चर और एक्सटेंड हो जाएंगे आराम से। एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बोरैक्स बीट टेस्ट, राइट? तो वो सब पार्ट को देखता हूं कल के टाइम में, या तो पढ़ा दूंगा और ईदर आई विल कीप इट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस पार्ट। ठीक है, तो चलो करते हैं। किसके बारे में बात कर रहा था? हाँ जी, हैलाइड।
तुम लोग को लग रहा है इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ाने के लिए। हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। तो क्या बनाएंगे भाई हैलाइड्स में? बोलो बड़ी। हाँ जी, MX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, इजंट इट? भाई वैलेंसी नॉर्मल इसकी यही है, तो BX3, ALX3, बोलो GAX3। अब इसमें TLCl3 नो, TLBr3 डाउटफुल एग्जिस्टेंस, TLI3 एग्जिस्ट बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ +3। तो इसलिए इसको +3 वाले में तो मत ही लिखो क्योंकि गलत हो जाएगा ना ये, +3 के फॉर्म में। दूसरा कौन सा है? MX +1 के फॉर्म में। ये स्टेबल। X का मतलब यहां पे क्या है जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिख लिया? कुछ खास बात बताओ, वाई दीज हैलाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस? टेल मी एनीथिंग स्पेशल इन द हैलाइड्स ऑफ दीज मेंबर्स जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं? मैं दिखाऊं रिएक्शंस? कितने लोगों को ये याद है कि जब बेंजीन को ब्रोमीन के साथ AlBr3 में ट्रीट करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है? कितने लोगों को ये ध्यान है कि जब Cl2 RCl को CH3CH2Cl को AlCl3 में लेते हैं तो कैसे यूज होता है? ये बना क्या देगा? ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हाँ जी, ओके प्यारे बच्चों, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, एक काम करते हैं छोटा करते हैं इसको, ठीक है? CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या रोल है भाई इन सब चीजों का? श्रेया क्या रोल है इनका? बेसिकली दे आर गुड लुईस एसिड। ये इनको फेवरेट बनाता है इस तरह के रिएक्शन में। क्लोरीन का लोन पेयर लेके प्लस डालते हैं। लोन पेयर क्यों लेते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? ऑल दीज हैलाइड्स आर वेरी गुड लुईस एसिड्स। राइट इट डाउन एवरीबॉडी, ऑल दीज हैलाइड्स आर वेरी गुड लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड है भाई? खुद का पेट नहीं भरा हुआ है इनका, 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास मोनोमेरिक फॉर्म में। बोलो, टेल मी, out of BX3 and ALX3 which is better Lewis acid? BX3 and ALX3 which is better Lewis acid? तो देखो इसको मेजर करने के लिए अब आप किस पैरामीटर पे ध्यान दे रहे हो उसके हिसाब से आपके आंसर बदल जाएंगे। जैसे मैं पहली चीज बात करूं, अगर आप ये ध्यान दे रहे हो कि बोरॉन एंड एक्स के बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकता है तो आपका आंसर होगा यार यहां तो थोड़ा बहुत इसका कमी पूरा हो गया। एल्यूमिनियम पहली बात AlX3 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Al2X6 डाइमरिक फॉर्म बना के रखता है। बिल्कुल जैसे याद करो बेरिलियम क्लोराइड का पॉलीमरिक फॉर्म था, वैसे एल्यूमिनियम डाइमर में ही खुश हो जाता है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। बेरिलियम के केस में नहीं होता है, तो इसलिए वो टेंशन तो आप भूल ही जाओ, और बल्कि अच्छे तरीके से फेच होता है इसका ऑक्टेट, है ना? लेकिन आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को देखो तो आंसर क्या करोगे? बोरॉन, क्योंकि बोरॉन इज रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉलर इन साइज, कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द डोनर स्पीशीज। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, थर्ड पीरियड का है, रिलेटिवली बॉन्ड कमजोर होंगे। तो एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है वो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखी जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स व्हाई BX3 इज बेटर लुईस एसिड देन
Write it down. The Lewis acid character of BX3 is better as compared to ALX3. That is, जैसे आपके सामने आया BCl3 AlCl3, this is better Lewis acid. ओके, अब आते हैं कंपैरिजन करते हैं, बोरॉन के ही जितने हैलाइड एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करते हैं. राइट इट डाउन. क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखो, ये मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं, देखते हैं कितने लोग के दिमाग में आता है. अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स ऑफ बोरॉन in increasing order of Lewis acid strength. बताइए. BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, इनमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ. एक और बात मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो. देखो, एल्कली मेटल LiF, LiCl, LiBr, ये जब भी हम देखते हैं ये सब के सब आयोनिक होते हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. बेरिलियम के हैलाइड्स में फ्लोराइड आयोनिक होता है, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब कोवेलेंट होते हैं. मैग्नीशियम का आयोनिक है, उसके नीचे चले जाओगे सभी आयोनिक है. तो एक ही इनकाउंटर हुआ था. बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सभी के जो ट्राई हैलाइड्स हैं दे आर ऑल प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट. ये फर्क है, इसलिए अब इन पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. मैंने कभी ये तो नहीं बोला कि अरेंज द रिलेटिव एसिडिक ऑर्डर ऑफ NaCl विथ NaBr एंड NaI. क्यों? वो तो आयनिक कंपाउंड, पानी में घोलोगे प्लस एंड माइनस स्पीशीज देने वाले हैं. ये बल्कि अलग सा काम करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने का. बोरॉन एक नॉन मेटल है, बाकी सब दुनिया में इधर कैसे थे? मेटल्स थे, और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते थे. यहां से बॉन्ड बना, इसलिए यहाँ पे मतलब पी ब्लॉक सबसे गजब का जगह है जहां पे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों इकट्ठे मिलते हैं. इसलिए प्रॉपर्टीज में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है. पहले दूसरे मेंबर का कुछ अलग तरीके से हो गया, तीसरे चौथे का कुछ अलग, लास्ट वाले का कुछ अलग तरीके से, है ना. इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है. चलिए जी, अब बताइए, ये सभी के सभी कोवेलेंट है, इनको आयंस में मत ब्रेक करना. अच्छे कोवेलेंट कंपाउंड है ये, मोनोमेरिक फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, सभी के सभी मिलते हैं. बस आपको ये बताना है ज्यादा भूखा कौन है, BF3 है या BI3 है, सोच करके. हाँ, BI3 ज्यादा भूखा है, BF3 कम है. ऐसा कैसे, कौन समझाएगा मुझे? हाथ उठाओ. मतलब आपके हिसाब से रिलेटिव एसिडिक ऑर्डर में क्या होगा? BI3, BBr3, BF3, BCl3 एंड B. सबसे कम लुईस एसिड इन सभी में कौन है? बोलो, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ जी, कौन समझा सकता है इस चीज को? चलो सदा बताओ, समझाओ. बिल्कुल सही. देखो, होता क्या है कि बोरॉन एंड फ्लोरीन जब आप बनाते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रुकता नहीं है, बल्कि अपने p ऑर्बिटल को और इसके वेकेंट p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है. कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड. इसी को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग. जब भी डेटिव बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनने लगे तो इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं. मतलब किनारे वाला सेंट्रल एटम को डोनेट करने की कोशिश कर रहा है डेटिव बॉन्ड, ये बैक बॉन्डिंग है. अच्छा जी, ये चलो कुछ भी बोल लो, बैक बॉन्डिंग हो या फ्रंट बॉन्डिंग हो, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है. इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक तरह का पाई बॉन्ड है, और हमें मालूम है ये पाई बॉन्ड दुनिया में कई तरह के होते हैं. पाई बॉन्ड कितने तरह के? जिसमें एक P to P ओवरलैप होके बने, एक P to D ओवरलैप, एक हमने बताया था D पाई भी, बट बड़ा वो रेयर है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो P पाई एंड
डी पाई एंड पी पाई की बात करेंगे। यहां किनारे वाला हमेशा अपना पी ही यूज करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ही किसमें है, पी ऑर्बिटल में। ये अपने पी ऑर्बिटल में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 एक पी ऑर्बिटल अभी भी खाली है उसमें यूज करता है। बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब ये जो पी की इफेक्टिविटी है, नेचुरल सी बात है कि ये लैटरल ओवरलैप कर रहे हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ओवरलैप खराब हो जाएगा। और दूसरी चीज, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और साइज भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसके ऑर्बिटल और क्लोरीन के ऑर्बिटल के साइज में भी डिफरेंस होगा, डिफ्यूजिबिलिटी होगी, तो बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं 2p ओवरलैप इज बेटर as compared to 2p 3p as compared to 2p 4p। तो कहानी यहां पे यही हो रहा है, ये अच्छे से बॉन्ड बना ले रहा है, तो इसकी जो 8 इलेक्ट्रॉन की नीड थी उसको काफी रिलेटिव डिस्कशन हो रहा है। ऑल्दो फ्लोरीन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड डोनर यू नो, बट यहां पे रिलेटिवली फ्लोरीन बेटर होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो इफेक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन फ्लोरीन टू बोरॉन आयोडीन, which makes the deficiency of boron still alive for accepting electron। इसलिए Bi3 becomes better Lewis acid। और अगर इतना सारा कहानी ना मालूम हो तो पहले ही दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है कि यार फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे प्लस ज्यादा आएगा, अच्छा तो ये एसिड होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो, और ये क्या है, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर। आ रहा है रोल? हाँ चलो नोट कर लो जल्दी फटाफट। ठीक है बेटा, कर लिया? द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू BF3 to Bi3 ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिविटी ऑफ p पाई बैक बॉन्डिंग। समझ में आ गया? वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा पावरफुल क्या होता है, बैक डोनेशन, इसलिए हम डोमिनेटिंग फिगर को देखते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो आज का क्लास मैं यहीं पे रोकूंगा, है ना, और डाउट सेशन अब से हम लोग करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास गाइस, बट आप अपने डाउट्स निकालो।